हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग आईएससी 2023 का जो रिसेंट केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। ये दो सेगमेंट में मैं वीडियो जो है अपलोड करूंगा। ये वीडियो पार्ट 1 का वीडियो होने जा रहा है। इसके बाद मैं पार्ट 2 का भी वीडियो डालूंगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक देखेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले सेक्शन ए में 14 मार्क्स था और वहां पर पूछा गया था ये फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर द प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट इनटू ये एल्डिहाइड होगा एंड देन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर इसका रिएक्शन हम लोग देख ले तो ये एक 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल है जिसको हमने RCH2OH से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑक्सीडाइज करेंगे इसको तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होगा तो इंटरमीडिएट एक एल्डिहाइड बनाता है, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो ये COOH होता है। तो मतलब 1 डिग्री अल्कोहल फिर एल्डिहाइड फिर एसिड। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग चले आते हैं, द इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज हाईली अनस्टेबल। कोई भी इंटरमीडिएट जो होगा वो अनस्टेबल ही होगा और उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है और उसका एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है। तो ये अनस्टेबल और हाई हो जाएगा। इसके बाद द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स K4FeCN होल 6। तो ये 6 and 2 होगा रेस्पेक्टिवली। कैसे देख लो, यहाँ पर साइनाइड जो लाइगेंड है ये 6 है तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये एक मोनोडेंटेड लाइगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइगेंड। नंबर ऑफ लाइगेंड, अगर कोई लाइगेंड मोनोडेंटेड है तब जाके ये हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो नंबर ऑफ लाइगेंड के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पर CN जो है लाइगेंड है और ये मोनोडेंटेड है 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये भी 6 आ जाएगा। पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? पोटेशियम जो है +1 करके है और ये 4 है तो 4 इंटू +1, फिर उसके बाद प्लस Fe का जो है वो x है, ऑक्सीडेशन नंबर उसको ही निकालना पड़ेगा। और CN जो होता है -1 करके 6 है तो -6 हो जाएगा। टोटल में कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो यहाँ पर से अगर x को तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। इसका आंसर इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर +6 निकलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया था प्रोपानोन मतलब एसीटोन ऑन रिएक्शन विद जिंक एमालगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव्स प्रोपेन होगा एंड द रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। ये रिएक्शन इस तरीके का था। ये एसीटोन है या प्रोपानोन है, CH3COCH3। इसके साथ जिंक एमालगम दिया है मतलब ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हम लोग जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है ये डायरेक्टली CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फुल्ली एल्केन जो है कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, और ये सेम तरीके का रिएक्शन उल्फ किशनस से भी हो सकता है। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बी में जो दिया है MCQs दिया है, द रिएक्शन ऑफ अ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब RNH2 ये हम लोग मान लेते हैं। उसके साथ दिया है विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH। क्लोरोफॉर्म मतलब CH-Cl3 और इथेनॉलिक KOH। तो KOH जो है ये 3 लगता था यहाँ पर। तो RNH2 जो है प्राइमरी एमीन है, उसके साथ क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 और 3KOH देने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है RNC मतलब आइसोसाइनाइड देता है। उसके साथ 3KCl निकलता था और उसके साथ 3H2O निकलता था। और इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, कार्बिलैमिन रिएक्शन बोलते थे, और इस रिएक्शन को इसलिए कार्बिलैमिन बोला जाएगा। और R के जगह पे कोई भी एल्किल या एराइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। Next question number 2. Which one of the following statement is true for a galvanic cell? Electrons flow from copper electrode to zinc electrode. Copper से zinc में current flow होता था, electron नहीं। Current flows from zinc to copper. Zinc to copper में electrons flow होता था, current नहीं। तो ये दोनों ही गलत दिया है। Cations move towards copper electrode. Copper जो है actually कैथोड था और कैथोड में कैटायन जो है मूव करता है। हम लोग जानते हैं कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन, एरो देके यहाँ पर कॉपर तैयार होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। कैटायंस मूव टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक जो है एक एनोड था वहां पर गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में, तो कोई कैटायन एनोड के तरफ मूव नहीं करता। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। डायमैग्नेटिक और कलरलेस कौन होता था, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, जिसमें
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहे। अगर कोई भी जगह पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक और कलरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर मैंगनीज है और यहाँ पर फिर से क्रोमियम है। तो दो क्रोमियम दिया है तो ये नहीं हो सकता। जिंक में क्या होगा, यहाँ पर ZnSO4 आंसर होगा, क्योंकि जिंक में ये Zn2+ कंडीशन में है। और अगर तुम लोग Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखो, जिंक का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 और 4s में 2, और ZnSO4 में Zn2+2 कंडीशन में है। तो जिंक अगर +2 कंडीशन में है तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैंसिल अगर कर देंगे तो ये आर्गन और उसके बाद 3d10 बचेगा, और 3d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पूरा फुल फील्ड है। फुल फील्ड है मतलब उसका अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 और फिर से यहाँ पर 6 7 8 9 और 10। तो देखो पूरा यहाँ पर सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड कंडीशन में है, तो यही कलरलेस कंपाउंड होगा और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन, क्योंकि टी हाफ जो होता था वो 0 ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता था, पर फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, क्योंकि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था, टी हाफ इक्वल टू 0.693/K। मतलब यहाँ पर कोई भी जगह पे रेट कांस्टेंट के ऊपर तो डिपेंड करता है, पर इनिशियल कंसेंट्रेशन कोई भी फॉर्मूला पे नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मैथ दिया था फेनॉल, फेनॉल के साथ हो जाएगा एजोडाइटेस्ट, क्योंकि फेनॉल के साथ डायजोनियम दोगे तो ये कपलिंग होगा, और कपलिंग के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि उसको ही एजोडाइटेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो है वो हेक्सेन और हेप्टेन होगा। EDTA जो है वो हेक्साडेंटेड एक लाइगैंड होगा, और इंसुलिन जो है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगा। तो इस तरीके का मैच यहाँ पर तुम कर सकते हो। नेक्स्ट असर्शन रीजन पूछा था, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ H+ एंड Na+, अगर एक सॉल्यूशन के अंदर H+ Na+ दो ही कैटायन प्रेजेंट है, द H+ आयंस आर रिड्यूस्ड फर्स्ट एट कैथोड। क्यों? क्योंकि इसका जो वोल्टेज है ये ज्यादा है, ये 0.00 है, और सोडियम का जो वोल्टेज है वो नेगेटिव में होता है, देखना नेगेटिव में होता है। और हम लोग जानते हैं कि जिसका E0 का वैल्यू, जो कैटायन का E0 का वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा उतना ही कैथोड में जाने का उसका टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा, और वही रीजन में दिया है कैटायंस विद हायर E0 वैल्यू आर रिड्यूस्ड फर्स्ट एट कैथोड। तो हाइड्रोजन का 0.00 था, सोडियम उसके बहुत ऊपर है, वो नेगेटिव में था, तो इसीलिए हाइड्रोजन का जो E0 वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसीलिए वही कैथोड में जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों ही सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 2 में, addition of bromine water to 1-butene gives 2 optical isomer. The product formed contains 2 asymmetric carbon atoms. अब ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का हमारा होगा। तो 1-butene के ऊपर ब्रोमीन वाटर का एडिशन बोला है, तो 1-butene कुछ इस तरीके का होगा, CH3 CH2 CH, और उसके बाद डबल बॉन्ड देखे CH2, तो ये हो जाएगा कुछ 1-butene। अब यहाँ पर अगर ब्रोमीन वाटर दिया है, ब्रोमीन वाटर मतलब Br2, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहां पर 2 ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएगा, CH3 CH2, फिर उसके बाद CH, सिंगल बॉन्ड देखें यहाँ पर CH2, और यहाँ पर 2 ब्रोमीन इधर तो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुस सकता है या तो सेम डायरेक्शन में घुस सकता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घुस जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा कुछ ट्रांस, और अगर सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाए तो वो हो जाएगा सीस। अब हम लोग ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है इसमें ये सेंटर वाला कार्बन में ही चारों चार डिफरेंट ग्रुप है। देखो एक तरफ CH3 CH2, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH2Br और एक तरफ ब्रोमीन, तो मतलब ये वाला ही कार्बन ओनली एसिमेट्रिक कार्बन है। और ये भी हम लोग अगर जानते हैं कि अगर जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन का नंबर अगर हमें मिल जाए तो उसका आइसोमर का स्ट्रक्चर या ऑप्टिकल आइसोमर होता है 2n। तो यहाँ पर n जो होगा वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन होगा, तो 2n1 मतलब 2। तो यहाँ पर क्लियरली निकल रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर तो यहाँ पर 2 ही होगा, एक तो ये मैंने ड्रॉ किया ट्रांस, और एक ब्रोमीन जो है सेम तरीके से दोगे तो वो हो जाएगा सीस। तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर देगा सीस और ट्रांस,
पर ये रीजन जो है ये गलत है, क्योंकि द प्रोडक्ट फॉर्म कंटेन्स टू एसिमेट्रिक कार्बन, टू तो नहीं है, ये तो वन होना चाहिए, क्योंकि वो जो सेंटर वाला 2 नंबर कार्बन है वही ओनली यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये इसमें एसर्शन तो सही है पर रीजन जो है ये गलत है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये सी वाला आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो अभी सेक्शन बी में चले आते हैं। सेक्शन बी जो है 20 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल था। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब W2 जो है इसको निकालने को बोला है। मॉलिक्यूलर मास 176 दे दिया है, M2 दे दिया है। दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 155 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब ये सॉल्वेंट का मास जो है W1 ये दे दिया है। कॉजेज अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.15 केल्विन, तो मतलब डेल्टा TF जो है ये दिया है और KF भी दिया है, और ये डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ यहाँ पर आई का कोई मामला नहीं है। तो किस तरीके से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। W2 यहाँ पर निकालने को बोला था, W1 155 ग्राम था, M2 176 ग्राम पर मोल दिया है, KF जो है 3.9 और डेल्टा TF 1.15। तो फॉर्मूला क्या था राउल्स लॉ के वाइज, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, M मतलब मोलालिटी, जिसको हम लोग W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर W2 के अलावा बाकी सब वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट है। 1.15 दिया है, KF जो है 3.9, W2 बाई मोलर मास जो है वो 176 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 155 जो है सॉल्वेंट का मास दिया है। तो यहाँ से अगर W2 को तुम कैलकुलेट करोगे 8.04 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, Cu2 plus salts are paramagnetic while Cu plus salts are diamagnetic। तो इसका अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो Cu2 plus पैरामैग्नेटिक और Cu2 plus जो है वो डायमैग्नेटिक क्यों है वो इजीली यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि Cu2 plus जो है एस, ये रीजन होगा, एस Cu2 plus contains one unpaired electron, hence its salt show paramagnetic behavior, whereas Cu plus contains no unpaired electron, therefore it shows diamagnetic behavior। जहां पर भी डायमैग्नेटिक कलरलेस बोले वो सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जहां पर भी पैरामैग्नेटिक और कलरफुल बोले वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कॉपर 2 प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके का 3D9। तो यहाँ पर 3D9 में अगर तुम बॉक्स को ड्रॉ करो डी ब्लॉक का, तो डी सबशेल को अगर तुम ड्रॉ करो, यहाँ पर ऑर्बिटल को फिल करो अगर इलेक्ट्रॉन से, ये 5 हो गया, तो 6 7 8 और ये 9, तो यहाँ पर एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। पर कॉपर प्लस जो है, कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपर प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3D10। तो 3D10 मतलब सब जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, Mn2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस कंपाउंड्स, ये भी तुम्हारा इससे ही क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बन जाएगा कि Mn2 प्लस क्यों ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि Mn2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल d ऑर्बिटल। क्योंकि Mn2 प्लस का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखो वो क्या है, आर्गन और उसके बाद 3D5, 4s2 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो 3D5 है, मतलब ये हाफ फील्ड है। 3D10 होता तो फुल फील्ड होता, पर Fe2 प्लस जो है, Fe2 प्लस लेस स्टेबल, क्योंकि दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर 3D ऑर्बिटल, क्योंकि Fe2 प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन और 3D6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पर हाफ फील्ड कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए Mn2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ Fe2 प्लस कंपाउंड। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन देने को बोला है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH सॉल्यूशन। इथाइल क्लोराइड मतलब C2H5 और Cl, इसके बाद एक्वस KOH सॉल्यूशन, तो KOH और नीचे तुम ऐसे AQ लिख सकते हो। एक्वस KOH देने पर नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होगा, C2H5 जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस K और Cl जो है ये निकल जाएगा। अल्कोहलिक देता तो एलिमिनेशन होता, यहाँ पर नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एमोनिया 573 केल्विन एंड हाई प्रेशर। तो क्लोरोबेंजीन किस तरीके का होगा, क्लोरोबेंजीन जो है बेंजीन के ऊपर Cl है, और एमोनिया जो है NH3 है, तो यहाँ पर से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्लोरीन जो है ये NH2 से रिप्लेसमेंट हो जाएगा इसका, प्लस यहाँ पर HCl जो है ये निकल जाएगा। कहां से ये HCl बना, एक तो ये क्लोरीन दिया और उसके बाद
ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लिया, तो H और Cl जो है ये ले लिया और यहाँ पर NH2 मतलब एनिलीन जो है बना दिया। तो यहाँ पर हाई प्रेशर और 573 केल्विन बोला है, क्योंकि कंडीशन इसने मेंशन किया है तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, इक्वेशन में लिखना पड़ेगा कि हाई प्रेशर और 573 केल्विन, नहीं तो हाफ मार्क्स जो है वो जा सकता है। वन रीजन यहाँ पर देना पड़ेगा, एल्काइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एराइल एमीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्काइल एमीन जो भी बोलेगा ऐसे सॉल्युबल इन वाटर मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तैयार कर सकता है। एल्काइल एमीन के रेस्पेक्ट पे अगर हम लोग इथाइल एमीन इसका एग्जांपल ले ले, तो इसको अगर इथाइल करके ये हम लोग एल्काइल कर दे, तो एल्काइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर owing to its potential to form intermolecular hydrogen बॉन्ड विद वाटर। जो भी सॉल्युबल होगा वही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करेगा। ऑन दी अदर हैंड एनिलीन जो कि एक एराइल एमीन है, तुम एराइल एमीनो लिख सकते हो, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें बेंजीन जो है प्रेजेंट है विच इज हाईली हाइड्रोफोबिक, पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होता, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो इसीलिए एराइल एमीन जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। नेक्स्ट बोला है मिथाइल एमीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल एमीन जो है वो क्यों स्ट्रॉन्गर बेस है? तो मिथाइल एमीन जो है इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथाइल अल्कोहल बिकॉज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो बहुत कम है, ऑक्सीजन से कम है, तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज कर सकता है, तो जो कि MEOH जो है वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है ये MENH2 मतलब CH3NH2 या मिथाइल एमीन वो ज्यादा बेसिक है या स्ट्रॉन्ग बेस है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ये नार्न्स इक्वेशन का क्वेश्चन था। यहाँ पर एक इक्वेशन सिंबॉलिक मैनर में दिया है और उसका वोल्टेज दिया है, तो EMF यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ये इक्वेशन दिया है Ag प्लस से Ag और Ag का प्लस का कंसेंट्रेशन दिया है 0.005 मोलर, Cu2 प्लस ये 0.025 मोलर दिया है Cu2 प्लस का कंसेंट्रेशन। हम लोग ये जानते हैं कि सिंबॉलिक मैनर में कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो वहां पर राइट साइड में कैथोड होता है और लेफ्ट साइड में जो है एनोड होता है। तो कैथोड रिएक्शन में Ag प्लस से Ag होगा प्लस इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि एक प्लस चार्ज है, और यहाँ पर कॉपर से कॉपर 2 प्लस होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमिलर नहीं है, कि ऊपर वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके इक्वेशन जो है सिमिलर हो जाएगा, और n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 2 निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और नीचे वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा, कॉपर और उसके बाद 2Ag प्लस कॉपर 2 प्लस और 2Ag। अब नॉन्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग इसको अप्लाई करें, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 n डिवाइडेड बाई n लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या था, कॉपर 2 प्लस और Ag जो है 2 था तो Ag का स्क्वायर, फिर कॉपर 2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 1 था और Ag प्लस 2 था तो कॉपर 1 और Ag प्लस का स्क्वायर। अब यहाँ पर E0 सेल निकालने के लिए ये दो गिवन वोल्टेज है, ये हमें किया है, क्या किया है यहाँ पर, कैथोड का वोल्टेज माइनस एनोड का वोल्टेज, तो कैथोड माइनस एनोड किया है यहाँ पर सिंपली। उसके बाद 0.059 बाई n मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों का जो वैल्यू दिया है मोलारिटी का, तो 0.025 दिया है और उसके बाद 0.005 इसका स्क्वायर हुआ है। अब यहाँ पर कॉपर जो है और Ag जो है, क्योंकि ये फ्री आयंस यहाँ पर नहीं है, ये नॉर्मल मेटल्स है, यहाँ पर आयनिक स्टेट में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो लॉग 1000 आ जाएगा मतलब 3, और इसको कैलकुलेट करने पर ई सेल जो है 0.3715 वोल्ट यहाँ पर तुम्हारा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये बैलेंस दिया है डीए ब्लॉक से, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है KMnO4 H2SO4 Ki और K2Cr2O7 H2SO4 H2S। ये प्रीवियस ईयर से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और ये होगा 2 KMnO4 प्लस 10 Ki प्लस 8 H2SO4 2 MnSO4 प्लस 6 K2SO4 प्लस 5i2 प्लस 8 H2O, और दूसरा होगा K2Cr2O7 प्लस 3 H2S प्लस 4 H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 होल 3 प्लस 3s प्लस 7 H2O। तो इस तरीके से ये दोनों डायरेक्ट 10 ईयर से उठा के ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्शन दिया है इथानॉल फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट कोई भी ग्रिग्नर रिएजेंट लेके तुम्हें इथानॉल जो है तैयार करना होगा। तो हम लोग एक ग्रिग्नर रिएजेंट ले लेते हैं CH3MgI। इससे इथानॉल बनाने के लिए हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर HCHO,
और यहाँ पर ड्राई ईथर का सिंबल हमने दे दिया, क्योंकि जहां पर भी ग्रिग्नार्ड होगा वहां पर ड्राई ईथर देना पड़ेगा। तो CH3, ये HCHO को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2O। तो ये CH2O को ये MgI के बीच में तुम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर CH3, उसके बाद CH2O MgI आ जाएगा, और उसके बाद तुम अगर H3O प्लस दोगे, H3O प्लस देने पर ये OMGI वाला सेक्शन जो है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हमें इथेनॉल जो है मिल चुका है। तो इजी था ये कन्वर्शन, CH3 CH2OH, और ये इथेनॉल मिल चुका है, सिर्फ ये रिएक्शन तुम्हें दिखाना पड़ता। नेक्स्ट, डाई इथाइल ईथर फ्रॉम सोडियम इथॉक्साइड, ये विलियमसन सिंथेसिस का क्वेश्चन है। सोडियम इथॉक्साइड मतलब CH3 CH2 ONA, ये सोडियम इथॉक्साइड है, और यहाँ पर से डाई इथाइल ईथर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक आयोडीन ले लो, और यहाँ पर एक CH2 CH3 ले लो। तो मतलब हमने एक एल्किल हैलाइड एडिशनली ले लिया, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर Na और I जो है ये निकल जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा CH3 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन था, उसके बाद CH2 और CH3, इस तरीके से प्लस 2 NaI। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन जो है बन चुका है। तो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड था ये, इसके ऊपर हमने जस्ट एक इथाइल आयोडाइड लिया, और ये विलियमसन सिंथेसिस से डायरेक्टली हो गया। तुम इसमें नाम भी लिख सकते हो, विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले आते हैं। ये और में दिया था, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A(C2H6O), एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन गिव्स द न्यूट्रल कंपाउंड B। इसका फ्लो चार्ट मैं दिखाता हूँ। C4H10O इसका फॉर्मूला है। कंपाउंड B के साथ ट्रीटमेंट विद PCl5 gives a product which on subsequent treatment with KCN yields compound C, जिसका फॉर्मूला है C3H5N। कंपाउंड C on hydrolysis gives an acid G, C3H6O2। identify compounds A, B, C and D। यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें बोला गया है। इसका अगर तुम फ्लो चार्ट देख लो, ये देखो, एक कंपाउंड है C2H6O, जिसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और 413 केल्विन देने पर ये C4H10O कंपाउंड B बनाता है, जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। PCl5 के साथ एक प्रोडक्ट बनाता है, जो कि KCN के साथ ट्रीटमेंट करके ये C3H5N बनाता है, और H2O प्लस देने पर ये एक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर C2H6O से दो ही चीज बन सकता है, एक तो है अल्कोहल, और दूसरा है इथर। एक डाइमिथाइल इथर बन सकता है, उसका फॉर्मूला भी C2H6O होता है। एक तो या तो C2H5OH या CH3CH2OH इथेनॉल बनता है। अब डाइथाइल ईथर में तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 काम नहीं करता, तो ये 100% अल्कोहल ही होगा, मतलब इथेनॉल। ये जो होगा CH3CH2OH, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे, तो ये दो C2H5OH जो है कंडेंस्ड होके ये डाई इथाइल ईथर बनाएगा, जो कि B है, एक न्यूट्रल कंपाउंड। इसके साथ PCl5 दोगे तो एक कंपाउंड बनेगा, वो है C2H5, या CH3CH2 भी बोल सकते हो। तो C2H5Cl भी बोल सकते हो, या CH3CH2Cl भी तुम बोल सकते हो। तो ये कंपाउंड तुम्हारा बनेगा। उसके साथ KCN दोगे तो वो C2H5CN हो जाएगा, मतलब CH3CH2CN, और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो CN वाला ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3CH2COOH। तो A, B, C और D ये सिर्फ ये होगा, और इसको लिखने पर ही तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, एक ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल था। एक ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल में बोला था, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एट 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये T दिया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, इज 8.21 atm। ये पाई दे दिया गया है। हाउ मच ग्लूकोज, मतलब W2 निकालना पड़ेगा, शुड बी यूज पर लीटर। पर लीटर मतलब 1 लीटर, मतलब है 1000 ml, और इसको ही वॉल्यूम बोला गया है यहाँ पर। so that it is isotonic with the blood। molecular weight M2 जो है 180 दिया गया था। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल था सॉल्यूशन चैप्टर से। तो पाई दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर 8.21 atm। W2 जो है इसको निकालना पड़ेगा, V जो है 1 लीटर या 1000 ml, M2 जो है वो 180 दिया था, और T 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 ऐड करके 310 हो जाएगा। R का वैल्यू लगेगा यहाँ पर 0.0821, ये कभी भी बोलेगा नहीं, तो लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यही R का जो वैल्यू है यहाँ पर लगता है। तो पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूला था, C मतलब मोलारिटी यहाँ पर, और W2/M2 इंटू 1000/V। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू 8.21। अगर मोलारिटी मोलालिटी ये सब का रिलेशन जानना है या तुम्हें नहीं आता है, तो मेरे चैनल पे इसके रिलेटेड डिटेल जो है वीडियो अपलोडेड ऑलरेडी है, तो तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। तो 8.21 इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 जो है
180 इंटू 1000/1000, क्योंकि वॉल्यूम जो है 1 लीटर था तो उसको हमने ml पे किया है, तो ये तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0.0821 और 310, इसमें से W2 अगर कैलकुलेट करोगे तो इजीली 58.06 के आसपास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विच रेडिली सबलाइन। सब तुम्हारे सिलेबस पे एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो है बेंजोइक एसिड, तो ऑब्वियसली इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आना चाहिए। प्रोड्यूसेस compound B on treatment with PCl5, compound B when reduced in presence of PD catalyst over BSO4, मतलब ये रोजेनमान रिडक्शन बोला है तो COCl आया था। compound C when compound C is condensed in presence of alcoholic KCN, मतलब ये बेंजोइन कंडेंसेशन बोला है, gives compound D। तो इसका ABCD आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो क्या था, कंपाउंड ए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि बेंजोइक एसिड था, उसके ऊपर तुमने PCl5 दिया तो B तैयार हुआ जो कि COCl हुआ, एक एसिड क्लोराइड, H2PdBSO4, ये रोजेनमांड था। और रोजेनमांड रिडक्शन में क्या होता है, COCl CHO में कन्वर्ट होता है, तो C जो है CHO हो जाएगा, और KCN अल्कोहल CHO के ऊपर देने पर ये बेंजोइन कंडेंसेशन का रिएक्शन जो है ये आता है। ये 3 साल से रिपीट हो रहा है, कोई ना कोई तरीके से ये रिपीट हो रहा है ये 3 साल से। तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन बहुत बार आया है और रिपीटेडली आया है, पिछले बार भी यहाँ पर ये बेंजोइन कंडेंसेशन आया था, पर कुछ अलग तरीके से आया था, यहाँ पर भी अलग तरीके से आया है। तो ये बेंजोइन का फॉर्मूला है जो कि C4H12O2, 2 बेंजाइलडिहाइड मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से जुड़ जाता है। इसका भी डिटेल वीडियो कैसे ये जुड़ता है, इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मेरे चैनल पे जाके वो सब वीडियोस देख सकते हो। लास्ट वाला आज इस वीडियो में हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। स्टेट अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। LaOH3 is more basic than LuOH3, तो ये इसका रीजन हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलना पड़ेगा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एज द साइज ऑफ लैंथेनॉइड आयंस डिक्रीजेस फ्रॉम La3+ to Lu3+, the covalent character of hydroxide increases and hence the basic strength decreases, क्योंकि covalent character और basic strength indirectly proportional जो होता है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट्स एज कैटलिस्ट। क्यों कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर काम आते हैं, ये सब 10 इयर्स का ही क्वेश्चन है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स फंक्शन एज कैटलिस्ट इधर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सभी ट्रांजिशन मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और इन केस ऑफ मेटल्स टू एब्जॉर्ब अदर सब्सटेंसेस, adsorb other substances onto their surface and activate them in the process। एक्चुअली क्या करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो दूसरा कोई एलिमेंट का जो या रिएक्शन का जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये लो कर देता है, तो इसीलिए ये कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर काम में आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।